हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के धमाकेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो इतना महत्वपूर्ण है कि जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में इन 10 क्वेश्चनों में से आप सभी को 5 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझ ले। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो यानी कि चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो हेडिंग देख लो आप सभी। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग भी आप सभी देख लो। हेडिंग में लिखा हुआ है 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं आप सभी को बोल नहीं सकता, किस प्रकार से बोलूं ये मुझको खुद समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी विश्वास नहीं होता तो आप सभी क्वेश्चन पे उल्टा के देखना और आप सभी किसी स्टूडेंट्स को बताना ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि नहीं। आप सभी देखना, आप सभी को 100% 90% आप सभी को बताएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। क्वेश्चन है सबसे पहला, इतिहास लेखन में। ठीक है, इतिहास लेखन एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एकदम छोटी छोटी आंसर लिखेंगे हम सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम सभी आज सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में अपने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा किताबी भाषा है इसमें, लेकिन आप सभी अपने भाषा में हम सभी को आंसर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है आप सबको। ठीक है, आप सबको पता होगा आंसर किस तरह से हम सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, वैसे मैं आप सबको फिर भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है नहीं बताऊंगा, मैं आप सबको फिर भी बताऊंगा आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आप सभी इतना आराम से लिख लोगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग यहाँ तक लिख लोगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन बोला उतना ही आंसर देंगे हम सभी। ठीक है, इतिहास में थोड़ा ज्यादा मुझे आंसर देना होता है, लेकिन ठीक है, जैसे आप 5 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, जिसमें जैसे हम सभी 5 नंबरिया क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को अगर 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आप सभी को थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, 1.5-2 पेज का करीब आंसर आप सभी को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन में आप सभी को करीब आधा पेज का या फिर कितना क्या बोले उसे 10 या 15 लाइन का भी आंसर लिखोगे ना तो नंबर मिल जाएगा 2 नंबर पक्का। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, आप सभी को लिखना है इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मैं आप सभी को अपने दोस्तों की तरह समझाऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों की तरह समझाऊंगा। आप सभी को ये मत समझोगे मैं टीचर हूं आप सभी का। ठीक है, अपने दोस्त से समझो। ठीक है, इससे आप सभी को बेहतर तरीके से समझ आएगा। 1 मिनट रुकना। आप देखो इसका आंसर है, पहले जहां तहां सामग्री रखे हुए थे। ठीक है, समझे कि नहीं, फिर से समझो। इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इतिहास क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो रहा है वही आंसर देंगे हम सभी। ठीक है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, पहले जहां तहां सामग्री बिखरे हुए थे। ठीक है, पहले के जमाने में जहां तहां सामग्री बिखरे हुए थे। सामग्री का मतलब क्या हुआ, सोना आभूषण ये सब सामग्री हुए पहले के जमाने के नियम से। ठीक है, पहले जहां तहां सामग्री बिखरे हुए थे, लेकिन इतिहासकार ने उसे एकत्रित किए हैं। ठीक है, लेकिन इतिहासकार ने उसे एकत्रित किए हैं। एकत्रित मतलब एक जगह जमा किए हैं। ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा किया है। ठीक है, देखो इस तरह से समझाया गया है ना। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, इस तरह से समझाया जाएगा आप सभी को। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आप सभी को वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, आप सभी कॉपी में नोट भी कर सकते हो या फिर वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हर एक टेलीग्राम पर आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, देखो आप सभी को लिखना है, पहले जहां तहां सामग्री बिखरे हुए थे, लेकिन इतिहासकार ने उसे एकत्रित किए हैं, एक जगह पर इकट्ठा किए हैं। ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा किए हैं, यानी कि आप सभी इकट्ठा मतलब समझते होंगे, एक जगह जमा किए हैं। ठीक है, जिसे हम अपने ठेठी भाषा में बोलते हैं जमा किए हैं। ठीक है, जगह जगह पर खुदाई किया। ठीक है, हर एक जगह पर खुदाई किया। पहले के जमाने में हर एक जगह सोना ही सोना देखने के लिए मिलता था। ठीक है, जगह जगह पर खुदाई किए हैं। खुदाई के क्रम में जो उसे अभिलेख मिले हैं। ठीक है, खुदाई के क्रम में जो इतिहासकारों को अभिलेख मिले हैं, उस पर जो दिन और ईस्वी छपी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर जो दिन और ईस्वी छपी हुई है, उसी का सहारा लेकर के इतिहासकार इतिहास का निर्माण किए हैं। ठीक है, समझे, एकदम समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, इस मैंने आप सभी को बता दिया ना, आप सभी को इस तरह से समझाया जाएगा, आप सभी को वीडियो में ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, फिर से समझो। ठीक है, फिर से समझाऊंगा इस वीडियो। ठीक है, जितने भी बच्चे को याद नहीं होता फिर से समझाऊंगा इस वीडियो को। ठीक है, लेकिन कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, इतिहास लेखन में, मेरे पास डेस्कटॉप छोटा है इसलिए थोड़ा सा आप सभी को क्वेश्चन छिप रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद पहले जहां तहां सामग्री बिखरे हुए थे, लेकिन इतिहासकार ने उसे एकत्रित किए हैं,
एक जगह पर इकट्ठा किए हैं, जगह जगह पर खुदाई किए हैं। खुदाई के क्रम में जो उसे अभिलेख मिले हैं, यानी कि अभिलेख मतलब क्या होता है? अभिलेख मतलब सोना, आभूषण, हीरा, चांदी, सोना, यही सब होता है अभिलेख, ठीक है। खुदाई के क्रम में जो उसे अभिलेख मिले हैं उस पर जो दिन और ईस्वी छपी हुई है, ठीक है, उस पर जो दिन और ईस्वी छपी हुई है उसी का सहारा लेकर के इतिहास का निर्माण किया है, ठीक है। आप सभी को आशा होगा, मुझे आशा होगा कि आप सभी को एक नंबर का क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आया तो क्या करना, आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन क्या है आप सभी थंबनेल में देखे होंगे, इसमें 10 क्वेश्चन को हम सभी समझाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट था हर एक वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव वीडियो में आप सभी को 5 क्वेश्चन ही समझाया जाए, ठीक है। उससे वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सभी को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सब बोर हो जाओ क्लास करते करते, वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट आप सभी पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक देना, इधर थोड़ा मोड़ा टहल लेना, पानी वानी पी लेना, फिर उसके बाद क्लास करने लगा, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, ठीक है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हम सभी कवर करेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री का, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, ठीक है। आप देखो इसका आंसर आप सभी को किस तरह से लिखेंगे। देखो इसका आंसर लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो? क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। पढ़ाई के जमाने में जो हड़प्पा सभ्यता थे उसको, उसमें क्या क्या थे उसके हड़प्पा सभ्यता के, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताएं, ये कहाँ तक फैले हुए थे, ये कहाँ तक फैले हुए थे, इसके अगल बगल क्या थे, इसके अगल बगल झील थे या तालाब थे, स्कूल थे। जैसे हम सभी घर के अगल बगल उसी हेडिंग में दिया होता है, अगल बगल हमारे घर के अगल बगल स्कूल है, मंदिर है, इस तरह से होता है ना। इसी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना करें, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखो इसका आंसर लिखना है हम सभी को, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है, इतना आप सभी लिख लोगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए बताए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझो। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में, अगर आप सब मैं लिख के देता हूं, अगर आप सब इस तरह जिस तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी को वीडियो में, अगर आप सब इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे, अगर 2 नंबर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट में आकर इंस्टाग्राम पे आकर गाली देना, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए बताए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरब में, ठीक है, पूरब की तरफ, आप सभी कमेंट में लिखो पूरब की तरफ, ठीक है, पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो पहले जो हड़प्पा सभ्यता थे वो पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश नहीं गया हूं, उत्तर प्रदेश यूपी जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। इतना समझ गए कि नहीं? देखो फिर से समझो, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना करते हुए बताए गए कि हड़प्पा सभ्यता पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में, ठीक है, पूर्व में क्या था, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक फैली हुई है, ठीक है, इतना समझे। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक फैली हुई है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता उत्तर प्रदेश, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीर तक फैली हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। फिर उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक फैली हुई है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, सारे क्वेश्चन हर हाल में याद करके जाना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये मत समझना मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, मैं कभी फिर पढ़ लूंगा, ठीक है। ऐसा जो सोच लिया सबसे बड़ा गधा कल आ गया, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी का काम है पढ़ना। जिसको नहीं पढ़ना है क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो आगे है, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई है। फिर उसके बाद जबकि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैली हुई है, ठीक है। आप सभी को एक बार कमेंट में लिखना है हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैली हुई है, नर्मदा घाटी तक फैली हुई है, ठीक है। सबको याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैली हुई है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में पूर्व पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है। देखो कितना बीबीआई क्वेश्चन जिस तरह से मैं बताया उस तरह से सेम आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पूरा पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है। आप सभी समझ गए। हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई है, डिस्टेंस है, जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। सबको याद रहेगा। फिर उसके बाद देखो ऊपर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता उत्तर दक्षिण की लंबाई, हड़प्पा सभ्यता में उत्तर दक्षिण की लंबाई 1200 किलोमीटर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता में पूर्व पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है। समझे, हड़प्पा सभ्यता में पूर्व पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में उत्तर दक्षिण की लंबाई 1200 किलोमीटर है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो समझने वाली इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप सभी को लिखा, मैंने आप सभी को बता दिया, शुरू में ही बता दिया था, जिस तरह से आंसर लिखा रहेगा आप सभी को हर हाल में सारे क्वेश्चन वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे जिसको याद नहीं
नहीं होता है तो वीडियो का पीडीएफ पढ़ लेना या फिर वीडियो को नोट करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे यहाँ देखो, उसके बाद लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में उत्तर दक्षिण की लंबाई 1200 किलोमीटर है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना की गई है, ठीक है। आप सभी को 2 नंबर में इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। 15 या फिर 10 लाइन का आंसर हो गया होगा, ठीक है। आप सभी को 2 नंबर में इतना ही आंसर लिखना है। अगर आप 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप सभी को कमेंट करके बताओगे सर 5 नंबर का क्वेश्चन भी, 5 नंबर या क्वेश्चन भी आप सभी समझाइए, मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो उसमें भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप सभी को बस कमेंट में बताना है आप सभी को सब्जेक्टिव को जाने की 5 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट में बता देना, ठीक है। आप देखो 2 नंबर का क्वेश्चन हम सभी फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 मिनट, क्या था क्वेश्चन था 2 नंबर में, 1 मिनट, क्वेश्चन था 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, ठीक है। समझ गए? आप देखो नोट करते जाओ, आप सभी आंसर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करते हुए बताए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। सबको याद रखा, हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक फैली हुई है, ठीक है। इतना समझे। आप थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, डिस्टॉक छोटा है इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर करने में क्वेश्चन दिक्कत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई है, ठीक है। सबको याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर तक फैली हुई है, जबकि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैली हुई है, ठीक है। पूर्व में कहां तक फैली हुई है, पश्चिम में कहां तक फैली हुई है, दक्षिण में कहां तक फैली हुई है और उत्तर में कहां तक फैली हुई है, आप सभी को सब लिखना है। उसके बाद ही 2 नंबर आप सभी को पक्का मिलेगा, ठीक है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में पूरा पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है। सबको याद रहेगा, सारे बच्चे को याद रहेगा कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता में पूरा पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता में उत्तर दक्षिण की लंबाई 1200 किलोमीटर है, ठीक है। इतना समझ गए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना किए गए हैं, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आंसर समझो, ठीक है। एकदम अपने सरल भाषा में आंसर समझाए गए इस वीडियो में, ठीक है। मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को वहां से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से वीडियो का पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना किए गए हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं आप सभी को 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया क्या तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक बार कमेंट में यस लिख देना है, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन अगर नहीं फंसा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगर इन 10 क्वेश्चन में से आप सभी को 5 क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा तो मेरा नाम आके बदल देना, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर हाल में पूछिए लेगा, ठीक है। मेरा नाम इधर में बदलने का आप सभी को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप सभी को हर हाल में याद करके चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आप देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है गांधार कला की विशेषता, इसका मतलब क्या हुआ? कितने बच्चे के कमेंट में ये मन में ये डाउट चल रहा होगा? देखो बताऊंगा, ऐसा बात नहीं, मैं बताऊंगा, सब बताने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। गांधार कला का मतलब क्या हुआ? गांधार कला का मतलब पहले के जमाने में के कलाकार के क्या होते थे, ठीक है। गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताए गए कि यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ, ठीक है, यह एक प्रकार का कला है। गांधार एक प्रकार का कला है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे ऐसे समझो मेरे अंदर क्या है, कला पढ़ाने का कला है, किसी के अंदर किसी को हंसाने का कला है, किसी को गाने का कला है, इसी तरह से कला पढ़ा था, ठीक है। गांधार एक प्रकार का कला है, ठीक है, समझ गए। आप देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताए गए हैं कि आप सभी को इतना हेडिंग में अवश्य लिखना है, ठीक है। हिस्ट्री में खास करके हेडिंग में आप सभी को अवश्य लिखना है, ठीक है। वैसे किस सब्जेक्ट में आप सभी को लिखना है, किस सब्जेक्ट में नहीं लिखना है, मैं आप सभी को एग्जाम आते आते सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सब समझा दूंगा आप सभी को। गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताए गए हैं कि यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ, ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ साथ, आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म किसे बोलते हैं, ठीक है। यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे पहले विकसित हुआ, ठीक है। गांधार कला जो है भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे पहले विकसित हुआ था, ठीक है। इसी कला में यूनानी कला का भी प्रभाव है, ठीक है, सबको याद रखना, इसी कला में यूनानी कला का भी प्रभाव है। इसी कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया, ठीक है। गांधार कला की जो व्यक्ति को गांधार कला की जो व्यक्ति को गांधार कला आता था वही व्यक्ति इसी कला में, इसे समझो, इसी कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया, ठीक है। जिसे हम ये मूर्तियां बोलते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को गांधार कला में ही बनाया गया था, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। आगे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध की मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया, ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया कि जो लोग उसे देखते थे, ठीक है, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति इस कला में, जो गांधार कला है, इस कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया कि जो लोग भी उसे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जो लोग उसे देखते थे तो ऐसा आभास होता था कि यह जीता जागता मूर्ति है, ठीक है। जो भी लोग उसे देखते थे वह जो मूर्ति है भगवान बुद्ध का, ठीक है, इस कला में गांधार कला में जो मूर्ति बनाया गया है भगवान बुद्ध का, इस मूर्ति को जो भी लोग देखते थे उससे ऐसा आभास होता था
था कि यह एक जीता जागता इंसान है। ठीक है, जीता जागता, यहाँ देखो आगे लिखा होगा यह एक जीता जागता मूर्ति है। ठीक है, इसका मतलब हुआ वह एक जीता जागता इंसान है। ठीक है, उसे के बालों को इस प्रकार सजाएगा, भगवान बुद्ध के मूर्तियों को यहाँ देखो भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बालों को इस प्रकार सजाया गया कि वह देखने में सजीव सा लग रहा था। ठीक है, मानो वह जिंदा आदमी का बाल लग रहा था। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, मानो वह जिंदा आदमी का बाल लग रहा था। इस प्रकार गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझो यहाँ से फिर समझो, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया कि जो लोग भी उसे देखते थे तो इसे ऐसा आभास होता था कि यह एक जीता जागता मूर्ति है। उसके बालों को इस प्रकार सजाया गया कि वह देखने में सजीव सा लग रहा था। सजीव मतलब क्या हुआ, जीता जिया हुआ, और निर्जीव मतलब मरा हुआ। ठीक है, सजीव मतलब जिंदा, निर्जीव मतलब मरा हुआ। ठीक है, सजीव सा लग रहा था। इस प्रकार गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, समझ गए आप सभी। देखो फिर से समझो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब ऐसे डायलॉग नहीं इसमें, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक फिल्म में कोई डायलॉग है, मुझे पता है, मुझे फिल्म से दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, उससे आपसे भी दिलचस्पी मत रखो फिल्म में। जो आपका कैरियर, जो आपका फोकस है उस पर फोकस करो। ठीक है, जो आपका गोल है उस पर फोकस करो। 3 नंबर में क्वेश्चन था, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आप सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा इंटर में 423 नंबर आया था, मैं आप सभी को लिख के देता हूँ। ठीक है, अब 3 नंबर में क्वेश्चन है, गांधार कला की विशेषताओं का, देखो 423 लिख दिया मैंने। 3 नंबर में क्वेश्चन है, एक बार साफ कर देता हूँ। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। 3 नंबर में क्वेश्चन है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। अब इसका आंसर है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताए गए कि कॉपी में नोट करते जाओ। आप सभी को बता दिया मैंने, कॉपी में नोट करो या फिर वीडियो का पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताए गए कि यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ, ठीक है, यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे पहले विकसित हुआ। ठीक है, आप सभी को याद करके जाना है। मैं कितनी बार इस बात को बोलूँ, हर एक बार इस बात को बोलता हूँ। ठीक है, कितनी बार मुझे ऐसा आभास होता है सारे बच्चे को याद होता जाएगा, हो रहा होगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चन याद होता जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या, यह कला बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे पहले विकसित हुआ। इसी कला में यूनानी कला का भी प्रभाव है। इसी कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया। ठीक है, इसी कला में, यानी कि गांधार कला में ही भगवान बुद्ध के मूर्तियों को बनाया गया। अब आगे क्या लिखा, चलो देखते हैं। इसी कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया। भगवान बुद्ध के मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया कि जो भी लोग उसे देखते थे तो उसे ऐसा आभास होता था कि यह एक जीता जागता मूर्ति है। उसके बालों को इस प्रकार सजाया गया कि वह देखने में सजीव सा लग रहा था। इस प्रकार गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ गया आप सभी 3 नंबर का क्वेश्चन, समझे कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिखो एंड वीडियो को लाइक करो, मैं समझ जाऊंगा, सबको समझ में आ गया। ठीक है, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्लास में अगर बोर हो रहे हो तो, ठीक है, उसे क्लास में मुझे पता है कोई बच्चे बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जो पढ़ने वाला है वो तो बोर होबे करेगा ना। ठीक है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, वो क्लास में बोर होबे करेगा। ठीक है, मैं उसको हाथ जोड़ के कहता हूँ क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, जो पढ़ने वाला है पढ़ लेगा, हर एक टाइम समय निकाल के वो पढ़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, आप देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता, विजयनगर को जो स्थापत्य मतलब क्या क्या बोले, स्थापित किया गया था उसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, देखो आंसर है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया गया कि इतना तो हेडिंग में सबको बता दिया। ठीक है, हेडिंग में आपको इतना बिल्कुल लिखना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला उसका हेडिंग उल्टा के लिख देंगे। ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया गया कि विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए अच्छा नमूना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगा। ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए देखो क्या लिखा, एक मिनट, क्वेश्चन है विजयनगर, आंसर किस तरह से लिखना है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया गया है कि विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए, ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए अच्छा नमूना, ठीक है, अच्छे प्रकार की सामान, अच्छा नमूना मतलब अच्छे प्रकार के सामान, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, विठल भाई मंदिर, हजाराराम मंदिर, उसके दीवारों पर सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया। ये पत्थर बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में ये जो विजयनगर की स्थापत्य कला है इसके दीवारों पर सेल खड़ी का पत्थर का उपयोग किया गया। ठीक है, सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया गया है, ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके दीवारों पर धार्मिक चित्र बनाए गए। ठीक है, बहुत बड़े महाराजे के धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में अवश्य मिलेगा। ठीक है, किसके मुख्य द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर के मुख्य द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में अवश्य देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है,
फिर से समझ लो, क्वेश्चन है सबसे, इसका देखा नीचे कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप सभी? क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताए गए कि विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए अच्छा नमूना विरूपाक्ष मंदिर, विठल भाई मंदिर, हजाराम मंदिर, ऊपर कर देता हूं, ठीक है। हजाराम मंदिर, आगे क्या लिखा हुआ है? हजाराम मंदिर, उसके दीवारों पर शेरकली पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। इतना समझ गए? समझने वाले इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है इतना अपने भाषा में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने भाषा में लिखा गया है, ना कि किताबी भाषा में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा किताबी भाषा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा किताबी भाषा दिया जाता है ताकि कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा मोड़ा किताबी भाषा दिया जाता है, ठीक है। उसको क्या लिखा हुआ था? शेरखली पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। उसके दीवारों पर धार्मिक चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। उसके दीवारों पर विजयनगर की जो दीवार है, मंदिर है, उसके दीवारों पर धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। सबको याद रखा, इस मंदिर के गोपुरम, इस मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे मंदिर का गेट होता है, उसके मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया गया, ठीक है। आप सभी समझ गए? इस प्रकार यहाँ देखो, इस प्रकार विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को 4 नंबर का भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया, क्या करना, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना है, ठीक है। एंड कमेंट्स में यस लिखना नहीं भूलना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 5 नंबर में, देखो क्या लिखा है। सारे क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब मैं इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन पे उल्टा के देख लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पे उल्टा के आप सभी देख लो, आप सभी को पूरा कंफर्म हो जाओगे। आप सभी ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को, ये इसमें से 2-4 क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया था, 2010 में भी कुछ पूछा गया था, 2013 या फिर 2016 में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। आप जो कौन सी भी टिप्पणी लिखते हैं को आंसर लिखना है आप सभी को। 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है, इतना आप सभी को हेडिंग में लिख देना है। 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखते हुए बताए गए हैं कि 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों को प्रेस किया गया, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, प्रेस किया गया का मतलब क्या हुआ? जितने भी बच्चे इसका राइट आंसर बता दोगे उसके लिए मैं एक छोटा सा गिव अप रखूंगा, ठीक है। जितने भी बच्चे प्रेस किया गया का मतलब बता दोगे उसके लिए एक छोटा सा गिव अप रखूंगा, ठीक है। मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर सकता, छोटा सा गिव अप जरूर रखूंगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी, 2 सेकंड का समय क्या हुआ है, जल्दी जल्दी सोचो, मैं आप को फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 का, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखते हुए बताए गए कि 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों को प्रेस किया गया। प्रेस किया गया मतलब आप सभी को नहीं पता, मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रेस किया गया का मतलब भेज दिया गया, ठीक है। जैसे किसी को संदेश भेजते हैं ना, उसी तरह से भेज दिया गया, ठीक है। समझो, फिर से समझो। 5वीं रिपोर्ट का टिप्पणी कर 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखते हुए बताया गया कि 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों को भेज दिया गया, ठीक है। आप सभी समझ गए? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों को भेज दिया गया। 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासक यानी ब्रिटिश के राजाओं को भेज दिया गया। समझे यहां तक? उसके बाद लिखना है जिसे एक प्रबल समिति ने तैयार किया, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट जो था उसे एक बहुत बड़े महान समिति ने तैयार किया था, ठीक है। आप सभी समझे? 5वीं जो रिपोर्ट था उसे एक बहुत बड़े महान समिति ने तैयार किया था। 5वीं रिपोर्ट में कलेक्टर के बारे में, ठीक है। आप सभी समझे? 5वीं रिपोर्ट में जो महान समिति ने तैयार किया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट में कलेक्टर के बारे में, न्यायाधिकारियों के बारे में, मुगल मद्रास राजस्व के बारे में, जमींदारों के बारे में, ब्रिटिश शासकों में लंबी बहस हुई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ समझो, 5वीं रिपोर्ट में कलेक्टर के बारे में, नए अधिकारियों के बारे में, न्याय अधिकारियों के बारे में, बंगाल मद्रास राजस्व के बारे में, जमींदारों के बारे में, ब्रिटिश शासकों में लंबी बहस हुई। इसमें 1002 पृष्ठें थी, ठीक है। आप सभी के लिए भी एक फिर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप सभी कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ पृष्ठें मतलब क्या होते हैं, ठीक है। प्रेस मतलब आप सभी को बता दिया, भेज देना, ठीक है। भेज देना या फिर भेज दलिए, जिसे हम सभी छठे भाषा में बोलते हैं भेज दलियो, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें 1002 पृष्ठें थी। पृष्ठें मतलब पेज होता है, ठीक है। जैसे कॉपी का पेज होता है ना हम सभी के लिए, ठीक है। कॉपी का जिस तरह से पेज होता है उसी तरह पृष्ठ मतलब पेज होता है, ठीक है। पहले के जमाने में इसे पृष्ठें बोलते थे, ठीक है। आप सभी उसे संस्कृत भाषा में देखना, आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा पृष्ठ, ठीक है। इसमें 5वीं रिपोर्ट में 1002 पेज थी, ठीक है। सबको याद रखा, 5वीं रिपोर्ट में 1002 पेज थी जो कंपनी का उजागर खुलासा किया, ठीक है। जो कंपनी का उजागर खुलासा किया मतलब क्या हुआ, उसमें लिखा गया था 1002 पृष्ठे में यानी कि पेज में कंपनी का उजागर खुलासा लिखा गया था। 5वीं रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है, सबको याद होनी चाहिए। 5वीं रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है। 12th क्लास की हिस्ट्री में 5वीं जो रिपोर्ट है वो एक सरकारी रिपोर्ट है। इस प्रकार 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे गए, ठीक है। एकदम अपने भाषा में आंसर था कि नहीं? यार कमेंट में यस लिखो मेरे साथ साथ, आप सभी कमेंट में यस लिखो मेरे साथ, एक बार ये क्वेश्चन अपने भाषा में लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर से समझो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या था।
क्वेश्चन था 5 नंबर में, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, इसमें आप सभी MVBI लगा दो। ठीक है, आप सभी MVBI का मतलब समझते हो कि नहीं? MVBI का मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन था 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखना है, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखते हुए बताया गया कि 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों को पेश किया गया, यानी कि भेज दिया गया। उसके बाद लिखना है जिसे एक प्रबल समिति ने, जिसे एक महान समिति ने तैयार किया था। 5वीं रिपोर्ट में कलेक्टर के बारे में, न्यायाधिकारियों के बारे में, बंगाल मद्रास राजस्व के बारे में, जमींदारों के बारे में, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, जमींदारों के बारे में कहा था हम सभी, यहां तक थे। जमींदारों के बारे में ब्रिटिश शासकों में लंबी बहस हुई। इसमें 1002 पृष्ठें थी, यानी कि पेज थी, जो कंपनी का उजागर खुलासा किया। 5वीं रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है। इस प्रकार 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे गए हैं। ठीक है, आप सभी समझ गए 5 नंबर का क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 2 मिनट वेट करना। ठीक है, 2 सेकंड वेट करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी कहां थे? 5 नंबर का क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन हम सभी का समाप्त हो गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो 6 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन, एक मिनट, सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद करके जाना। ठीक है, फिर इस बात को दोहरा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। ठीक है, आप देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का है, तीन आप सभी तीन लाइन भी लिखोगे ना, उसको मैं आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या लाभ मिले, वही लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा तरह का बातें हम सभी को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। इस आप सभी को लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। हेडिंग लिख दिया हम सभी, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। अब देखो 1 नंबर लिखना है, आप सभी को रोमन जानते होगे आप सभी, रोमन में 1 नंबर में लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, नहीं जाना पड़ता था, यहाँ पर हाई लिखा गया लेकिन जाना पड़ता था, हाई लिख दोनों चलेगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखना है आप सभी को, नेक्स्ट लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को कर नहीं देना पड़ता था। जब से अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जब से अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ है, तब से कंपनी को, किसी भी कंपनी को कर नहीं देना पड़ता है। ठीक है, 3 नंबर में लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक निश्चित राजतत्व में मिल गया। ठीक है, राजतत्व मतलब हुआ एक जगह का निश्चित, उसको एक जगह पक्का मिल गया। ठीक है, जहां पर कंपनी खोला जाता है उसको एक परमानेंट जगह होना चाहिए। ठीक है, उसको एक परमानेंट एक जमीन होनी चाहिए जिसमें वो कंपनी खोल सके। राजतत्व मतलब वही होगा। ठीक है, 3 नंबर में लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक निश्चित राजतत्व में मिल गया। एंड 4 नंबर में लिख देना है आप सभी को, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को अधिक लाभ हुआ। ठीक है, 4 नंबर में आप सभी को लिख देना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को अधिक लाभ हुआ। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में खास करके, ठीक है, 12th क्लास हिस्ट्री में 2 नंबर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, उसमें 4 हेडिंग में देना है। ठीक है, 4 आप सभी को ऑप्शन में देना, बस आप सभी को 4 या फिर 3 भी दोगे ना, 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, बस हेडिंग सही लिखना चाहिए आप सभी को। ठीक है, लिखने का प्रोसेस बहुत अलग होता है। ठीक है, अगर लिखोगे बेहतर तरीके से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। एंड आप सभी का नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, हैंडराइटिंग खराब रहेगा लेकिन फिर भी नंबर नहीं कटेगा, अगर लिखने का प्रोसेस सही पता रहेगा तब। उसे मैं आप सभी को एग्जाम आते थे बता दूंगा आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ गए? आप देखो फिर से समझ लो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या था। 6 नंबर में क्वेश्चन था, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। ठीक है, आप देखो इसका आंसर लिखना है आप सभी को, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुआ। ठीक है, पहला हेडिंग में देना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है। बस आप को सेम इसी तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाओ या फिर वीडियो का पीडीएफ पा लो, उसे पीडीएफ आपको इधर हरा देगा लेकिन कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ पाके वहां से कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, 2 नंबर में लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को कर नहीं देना पड़ता था। एंड 3 नंबर में लिखना है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को एक निश्चित राजतत्व मिल गया, यानी कि एक निश्चित परमानेंट जमीन मिल गया। एंड 4था नंबर में लिख देना आप सभी को, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को अधिक लाभ हुआ। ठीक है, समझ गए 6 नंबर का क्वेश्चन। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा वेट मत करो। ठीक है, मेहनत करो। आप देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप देखो 7 नंबर का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। क्वेश्चन है 7 नंबर में, संस्थानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए। ठीक है, आप देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है, संस्थानों ने, ठीक है, संस्थानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। समझ गए क्वेश्चन संस्थानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की नहीं, क्वेश्चन समझो फिर उसके बाद आंसर समझोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गए आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ा करो आप सभी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते नहीं हो, हिस्ट्री को पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 7 नंबर में, क्वेश्चन है संस्थानों ने, ठीक है, संस्थानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। अब देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया। ठीक है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया कि
उस समय संथालो विद्रोह के नेता, ठीक है, उस समय पहले के जमाने में संथाल विद्रोह के नेता सिंधु एवं कान्हू था, ठीक है। आप सभी को 12th क्लास के हिस्ट्री में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हर हाल में ये क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एंड पूछा भी जाएगा, 90% गारंटी है इसका, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया कि उस समय संथालों के विद्रोह के नेता सिंधु एवं कान्हू था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक चलता रहा, ठीक है। सबको याद रखा संथाल विद्रोह कब से कब तक चलता रहा एंड संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु एवं कान्हू था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक चलता रहा। उस समय संथालों का प्रिय वस्तु मांस मदिरा एवं नाच गान था, ठीक है, एवं या फिर और बातें की होता, ठीक है। उस समय, ठीक है, उस समय संथालों का प्रिय वस्तु मांस मदिरा और नाच गान था, जिस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दिया। इसलिए संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। एकदम इजी था कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिखो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे फिर से समझ लो किस तरह से लिखना है, ठीक है। जिस तरह से आपको दिख रहा है, जिस तरह से आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, जिस तरह से आप यूट्यूब पे देख रहे होगे ना, यूट्यूब पे जिस तरह से देख रहे हो सेम हुबहू इसका आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? इसका आंसर है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया कि उस समय संथाल विद्रोह के नेता सिंधु एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चलता रहा। उस समय संथालों का प्रिय वस्तु मांस मदिरा था और नाच गान था, जिस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी। इसलिए संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। समझ गए 7 नंबर का क्वेश्चन? समझे कि नहीं? अगर वीडियो को अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम सभी मिल करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, चलो चलते हैं, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्वेश्चन है भारत का संविधान, ठीक है। ये तो MBBI क्वेश्चन हर हाल में लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हर हाल में आपसे को प्यार पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन है भारत, एक मिनट क्लीन कर देता हूं, ठीक है, क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन 8 नंबर में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया? किनको इनका इन सभी का क्वेश्चन मालूम, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम है? जिनको मालूम है फिर भी देख लो किस तरह से मेरा आंसर है, आपका आंसर किस तरह से, ठीक है। मिला लेना दोनों में डिफरेंस है कि ये नहीं, ठीक है। इसका आंसर देखो किस तरह से लिखना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? अब देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ, ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1929 ईस्वी को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पास करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसका आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1929 ईस्वी को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पास करवाया था। 26 जनवरी 1930 की आजादी से के पूर्व ही, ठीक है, जैसे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जब आजादी मिला था भारत को, उसके एक दो दिन बाद, ठीक है, तो तुरंत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आजादी के पूर्व ही तुरंत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके देखो एक बार थोड़ा सा क्लियर हो गया रे। आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, याद देखो 8 नंबर क्वेश्चन में थे हमसे भी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहाँ थे? यहाँ पर थे। यहाँ उसके बाद लिखा हुआ, एक मिनट, इसके बाद लिखा हुआ है मांग को पास करवाया गया था। 26 जनवरी 1930 को आजादी के पूर्व ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी यादगार दिन के शुभ अवसर पर भारत का संविधान 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1950 होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक है। समझे कि नहीं? फिर से समझाऊंगा, समझाने वाली बात है, ठीक है। इसमें समझने वाले क्वेश्चन है, ये समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ठीक है। आप देखो क्या समझना, फिर समझ लो, ठीक है। इसका आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया, ठीक है। आप सबको इतना हेडिंग में लिख देना है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1929, यहाँ देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1929 ईस्वी को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पास करवाया था, ठीक है। इतना समझ गए? लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पास करवाया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को आजादी के पूर्व में, ठीक है, ये कंफर्म है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। लेकिन मनाया कब जाता है? आप देखो आगे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आजादी के पूर्व ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी के आजादी के पूर्व ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी यादगार दिन के शुभ अवसर पर, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो आजादी के पूर्व से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसी यादगार दिन के शुभ अवसर पर हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950, यहाँ देखो यहाँ 50 होगा, हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक है। समझ गया आप सभी?
8 नंबर का क्वेश्चन समझे कि नहीं, एकदम समझने वाली बात है। यहाँ पर आप सी को मार्क्स यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा गया, मैं टाइपिंग करने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आप सीखो यहाँ पे लिख देना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अब देखो समझो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 9 नंबर में आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो कुछ पता ही नहीं, नीचे लिखा हुआ आंसर, समझो मत, डरो मत, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर में आयकर, ठीक है, आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानते हैं आप सभी कि नहीं, एक बार कमेंट में, एक बार आप सभी पीडीएफ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर भी कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेंशन करके बता सकते हो सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा, आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। अब देखो आगे लिखा हुआ आंसर क्या लिखा हुआ, आयकर व्यवस्था के विषय में हम सभी क्या जानते हैं, देखो इसका आंसर हम सभी बताते हैं। ठीक है, अब देखो इसका आंसर लिखा हुआ है आयकर व्यवस्था की, ठीक है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा ग्रामीण पद्धति को सुधारने के लिए किया। ठीक है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, आयकर जो व्यवस्था है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा ग्रामीण पद्धति को सुधारने के लिए किया। ठीक है, ग्रामीण में जो व्यक्ति, ग्रामीण में जो इधर उधर का कचरा वचरा फैल गया था ना, उसी को सुधारने के लिए इसका आयकर व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, दक्षिण बिहार के राजा ने किया था। ठीक है, फिर से समझ लो, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा ग्रामीण पद्धति को सुधारने के लिए किया। ठीक है, हर ग्रामीण में आगे चल के विकास हो, ठीक है, ग्राम को ग्राम में विकास लाने के लिए आयकर व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है उस समय सभी गांव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, प्रशासन मतलब प्रशासन जो सभी व्यक्तियों, देखो आगे लिखा हुआ है उस समय सभी गांव में, ठीक है, उस समय सभी गांव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, इसलिए नियुक्त किए गए। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, उस समय सभी गांव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, जो व्यक्ति काम कर सकते थे, ठीक है, जो व्यक्ति काम कर सकते थे, जो उसको बोला जाता वो काम कर सकते थे, जो व्यक्ति क्या बोले उसको, जैसे मजबूत शक्तिशाली, जिसके अंदर डर ना हो, ठीक है, जिसके अंदर डर ना हो, उसकी उसी को बोलेंगे हम सभी। उस समय सभी गांव में 12 व्यक्ति को प्रशासन यानी कि उसको हेड के रूप में, जो व्यक्ति हट्टा कट्टा मुस्टंड आते, ठीक है, उसी को उस समय गांव में से 12 व्यक्ति को प्रशासन के रूप में नियुक्त किए, जिसे हम सभी जैसे गांव समाज में वार्ड सदस्य बोलते हैं, इसी उसी तरह, ठीक है, प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया। सभी यहाँ देखो सभी व्यक्ति वंशानुगत होते थे। ठीक है, यहाँ सब कर देता हूँ, एक मतलब दिखा देगा अच्छा से। उसके बाद दिखा है उस समय सभी गाँव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया। सभी व्यक्ति वंशानुगत होते थे। ठीक है, इसका क्या मतलब क्या हुआ, वंशानुगत होते थे, इसका मतलब क्या हुआ, आपके मन में डाउट चल रहा होगा सर वंशानुगत के मतलब क्या होता है। ठीक है, उस समय, ठीक है, यहाँ देखो व्यक्ति वंशानुगत होते, वंशानुगत का मतलब हुआ उसको कोई बाल बच्चा नहीं था। ठीक है, वंशानुगत का मतलब हुआ उसे वंश नहीं था, यानी कि वंश उस मतलब से बच्चे बोलते हैं। ठीक है, बच्चे उसको कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। ठीक है, सभी व्यक्ति वंशानुगत होते थे, उसे वेतन के रूप में भूमि दिया करते थे। ठीक है, उससे वेतन के रूप में उसे जो यहाँ देखो समझने वाले हैं, उस समय जो सभी गाँव में से 12 व्यक्ति को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा तो उसको देना पड़ेगा। अगर उससे काम करवाएंगे, किसी भी मजदूर से अगर हम सभी काम करवाएंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। आज के जमाने में हम सभी पैसा देते हैं। पहले के जमाने में क्या करता था अंग्रेजों लोग, उसे वेतन के रूप में, जिसे हम सभी बोलते हैं मेरा उस क्या बोलते हैं वेतन के रूप में, यानी कि जो मेरा दिन का सैलरी बना, ठीक है, पर डे का सैलरी बनता, उसको वेतन के रूप में उस समय भूमि दिया करता था। ठीक है, उस भूमि का देखरेख उसी व्यक्ति को करना पड़ता था, जिसको उसमें 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त करते थे। ठीक है, उस भूमि को देखरेख उसी व्यक्ति को करना पड़ता था। ठीक है, जिसे वेतन के रूप में भूमि दिया करते थे। ठीक है, समझो, फिर से समझो, यहाँ देखो थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, फिर से समझ लेना। ठीक है, क्या था 9 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 9 नंबर में आयकर व्यवस्था की शुरुआत, यहाँ देखो थोड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन था, यहाँ देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, हम सभी क्या जानते हैं बताते हैं। ठीक है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा, ठीक है, आप सबको लिखना क्या है, आप सबको वो देख लो आप। ठीक है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा ग्रामीण पद्धति को सुधारने के लिए गया क्या। ठीक है, आप सभी समझ रहे होगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करता, आप सभी समझ रहे होगे आंसर क्या बोला। ठीक है, आयकर व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण बिहार के राजा ग्रामीण पद्धति को सुधारने के लिए क्या था, उस समय सभी गाँव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, उस समय सभी गाँव में 12 व्यक्तियों को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया। सभी व्यक्ति वंशानुगत होते थे, वंशानुगत मतलब उसे वंश नहीं था। ठीक है, सभी व्यक्ति वंशानुगत होते थे, उसे वेतन के रूप में भूमि दिया करते थे। ठीक है, उसे वेतन के रूप में भूमि दिया करते थे, उस भूमि का देखरेख उसी व्यक्ति को करना पड़ता था, जिसे वेतन के रूप में भूमि दिया करते थे। ठीक है, एकदम अपनी भाषा में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं, अपने भाषा में आंसर लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर आगे बीच में बोला मैं एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, मैंने जो इस बात को बोला मैं एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब क्या समझे आप सभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, ये बोला मैंने। ठीक है, अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप सभी को, ये बोला। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा ना, आप सभी को दिमाग में घोड़े की गांठ की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन देखो, 10 नंबर में क्वेश्चन है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो का सबसे लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का सबसे लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। मैं लिख के देता हूँ, अगर
अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, कमेंट में आके बोल देना, ठीक है, कमेंट में आके बोल देना या फिर इंस्टाग्राम पे बोल देना, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ठीक है। कितने बच्चे को इसका सही आंसर मालूम है? जिनको जिनको इनका मालूम है एक बार क्या बोलना है आपको, इंस्टाग्राम पे आपको मेंशन करके बताना है, ठीक है। आपसे अपना कॉपी का फोटो लिखना या फिर आपसे इंस्टाग्राम पे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो मुझे, ठीक है। उससे आपसे मेरा इंस्टा आईडी है प्रीतम प्यारे 0007, ठीक है, प्रीतम प्यारे 0007, प्यारे आपसे लिखना है PYARE प्रीतम PYARE प्यारे 3 एंड 7, आपको मेरा आईडी चलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। आंसर लिखना है, अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि, ठीक है, अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि अकबर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, अकबर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अकबर बहुत बड़े सही सच में बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। अगर सच्चे में ये अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो आंसर में अच्छे व्यक्ति लिखा रहता, नहीं लिखा जाता। 10 नंबर में क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ठीक है। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि अकबर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। पहले के जमाने में जो शासक थे अकबर वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसके राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रहते, ठीक है। उसके राज्य में जितने भी व्यक्ति काम करते थे, जिसे हम सभी आगे चल के क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, ठीक है। उसके राज्य में जितने भी प्रजा यानी कि सैनिकों काम करते थे वे अच्छे सैनिक काम करते हैं, देखो उसके राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रहते थे, ठीक है। उसके राज्य में प्रजा यानी कि सैनिक कभी दुखी नहीं रहते थे, ठीक है। उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे अकबर जी, ठीक है। उसके बाद लिखना है, हमेशा सुख शांतिमय ही रहते थे, ठीक है। उसके राज्य में, ठीक है, अकबर के राज्य में प्रशासन में हर एक बार, ठीक है, हर एक दिन यानी कि पर डे पर मंथ पर ईयर शांत सुखमय शांति जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। अकबर ने कभी भी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं माना, ठीक है। अकबर जी जो थे पहले के शासन काल में जो अकबर थे वो हिंदू और मुसलमान में कभी भी फर्क नहीं माने, ठीक है। दोनों को उन्होंने समान दृष्टि से देखा था अकबर ने, ठीक है। वह दोनों को समान, देखो आगे लिखा हुआ है, वह हिंदू और मुसलमान को दोनों को समान दृष्टि से देखते थे, ठीक है। उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाए, ठीक है। अकबर जो थे वे हिंदू और मुसलमान में कभी भी फर्क नहीं मानते थे, ठीक है। वे दोनों को अपने भाई की तरह मानते थे, हिंदू और मुसलमान को कभी भी अलग अलग नहीं मानते थे, ठीक है। दोनों को अपने भाई की तरह मानते थे, ठीक है। दोनों को समान दृष्टि से देखते थे, ठीक है। जिस तरह से हिंदू को देखते थे ठीक उसी तरह मुसलमान को भी देखते थे, एंड जिस तरह से मुसलमान को देखते थे ठीक उसी तरह हिंदू को भी देखते थे, ठीक है। उन्होंने अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाया, ठीक है। अकबर की जो बीवी थी, क्या नाम थी बीवी का, थोड़ा सा बिसर गया, भूल गया हूं, बता दूंगा, ठीक है। अकबर जो शादी किए थे वे राजपूतों के कास्ट से शादी किए थे, ठीक है। सबको याद रखा, अकबर जो शादी किए थे वो राजपूतों के कास्ट से शादी किए थे, ठीक है। यहाँ देखो आगे लिखा हुआ है, देखो आगे, अकबर कभी यहाँ देखो राजाओं पर दुखी नहीं रहते थे, हमेशा सुख शांति माने रहते थे। अकबर ने जो कभी भी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं माने, वह दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाया, ठीक है। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाया, मैंने आपको बता दिया। अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आपको टिक मारना है, किसमें? अकबर में टिक मार देना, ठीक है। आपको 1 नंबर पक्का, ठीक है। अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना की है जो धर्म से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। अकबर ने जो दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना की है वे हमारे धर्म से काफी मिलते जुलते हैं। उन्होंने धर्म को सामंजस्य भी माने हैं, ठीक है। अकबर ने धर्म को सामंजस्य भी माने हैं, ठीक है। आप सभी समझे कि नहीं? 10 नंबर का क्वेश्चन आप सभी समझे कि नहीं? फिर से समझा देता हूं, ठीक है। देखो फिर से समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो 1 मिनट मिस्टेक हो गया। देखो क्वेश्चन क्या था 10 नंबर में? 10 नंबर में क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को लिखना है, हुआ जिस तरह से लिखा हुआ है डेस्कटॉप पे आप सभी देख रहे हो यूट्यूब पे, जिस तरह से लिखा हुआ आंसर में आप सभी सेम आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। 2 नंबर पक्का। आप सभी को ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप सभी को ये 10 नंबर में क्वेश्चन है, 10 नंबर में जो क्वेश्चन है आप सभी को ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका आंसर किस तरह से लिखना है देखो, अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि, ठीक है, अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि अकबर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उसके राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रहते थे, हमेशा सुख शांतिमय ही रहते थे। अकबर ने कभी भी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं माने, वह दोनों को समान दृष्टि से देखा, ठीक है। अकबर ने दोनों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाए, ठीक है। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी अपनाए, उसके बाद लिखा हुआ वैवाहिक संबंध भी अपनाए। अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना भी की है, ठीक है। अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक पुस्तक की रचना भी की है जो धर्म से काफी मिलते जुलते हैं। उन्होंने धर्म को सामंजस्य भी माने हैं, ठीक है। अकबर ने धर्म को सामंजस्य भी माने हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए हुए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ
आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना। ठीक है, देखो चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब क्यों करना होगा। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अब अगर आप सब इस तरह से आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप सभी फुल वॉच किए कि नहीं, फुल वॉच आप सभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए कि नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप सभी इस तरह से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हो तो आप सभी को क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।